हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। और उसी के जो पार्ट बी में जो सॉल्ट्स है, वो सॉल्ट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि सॉल्ट होता क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है। लेकिन आज हम स्टडी करने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक जो आपके इस बार के सिलेबस में है। वो है द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट ऐसा सारे के सारे नहीं है इसके अंदर, बट जो मेन आपके सिलेबस के अंदर है वो ये है कि आप कैसे सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसिड्स। तो लेकिन मैंने सोचा कि चलो जब हम इतना ही कर रहे हैं तो जो बाकी की इसकी प्रिपरेशंस है वो भी अच्छी तरह कर लेते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम जो सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं विद डिफरेंट मेथड्स वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं। उन दो एलिमेंट्स को मैंने आपस में मतलब मिलाकर हीट अप कर दिया, और हीट करने के बाद मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है मेरा सॉल्ट। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मतलब दो एलिमेंट्स में से एक बेटा आपका होता है मेटल, ठीक है, और दूसरा जो है वो होता है आपका नॉन मेटल। तो जब एक मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिलाकर थोड़ा सा हीटअप किया जाए तो बेटा हमें मिल जाता है हमारा सॉल्ट। तो बहुत एक सिंपल सी बात है। हाँ, इस पे हमारे पास काफ़ी सारे इक्वेशंस हैं। तो दो तीन जो हमारी मेन मेन है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और आपने सिर्फ वही याद करनी है। तो देखिए बेटा, सबसे पहला बेटा आपके पास होगा कि मेरे पास मान लीजिए सोडियम है। ये मेरा क्या है, एक मेटल है। और आप जानते हो कि सोडियम को जब मुझे यूज़ करना होता है तो मोल्टन स्टेट के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये आपका मोल्टन स्टेट के अंदर होना चाहिए। और जब मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ मेरे क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो उस केस में आपके पास NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है वो बन जाता है। अब पहले तो इसको बैलेंस कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास 2 आ जाएगा। अब ये जो सोडियम आप देख रहे हो ये क्या है बेटा, आपका मेटल। और ये जो क्लोरीन आप देख रहे हो ये है आपका नॉन मेटल। ठीक है, तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और ये मेरी सबसे पहला एग्जांपल है या इक्वेशन आप कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे दैट इज FeCl3, दैट इज फेरिक। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा अपना आयरन। ये हो गया मेरा मेटल। साथ में ले लिया मैंने क्लोरीन। इनको मैंने आपस में हीट अप किया। हीट करने से बन गया मेरा फेरिक, दैट इज FeCl3। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा अभी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ 3 कर दूंगा तो 3 2 6 बन जाएगा। यहाँ 2 कर देता हूँ और इवन यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ तो ये आपस में बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा एक और हम करेंगे, वो है दैट इज एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएंगे हम। तो एक मान लेते हैं एल्युमिनियम ले लिया। साथ में मेरे पास है यहाँ पर क्लोरीन फिर से। ठीक है, इनको आपस में मैंने मिलाया तो AlCl3 जो है आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। बैलेंस वही सेम तरीके से होगा बेटा, आपका 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2। और इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की हेल्प से सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो NaCl आप देख रहे हो, ठीक है, FeCl3 देख रहे हो, AlCl3 देख रहे हो, ये क्या है, आपके सॉल्ट्स हैं। तो ये है आपका बेटा सबसे पहला और सिंपल मेथड। आराम से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं बेटा डिस्प्लेसमेंट मेथड का बेसिकली मतलब क्या होता है। देखिए, इस मेथड के अंदर हमारे पास हम क्या करते हैं, एसिड को रिएक्ट करवाते हैं अपने एक्टिव मेटल के साथ। और अगर मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और वहां जाकर खुद लग जाएगा और सॉल्ट को प्रोड्यूस कर लेता है। मतलब क्या है मैं बताता हूं। जैसे कि सबसे पहले आपको चाहिए एक तो एक्टिव मेटल, ठीक है, आपको चाहिए एक एक्टिव मेटल। और उस मेटल के साथ आप लगाएंगे एसिड को रिएक्ट कराएंगे जो खासतौर पे हम डाइल्यूट फॉर्म के अंदर लेते हैं। और इससे जो प्रोड्यूस होता है बेटा वो तो आपका सॉल्ट है ही है,
बट क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है तो हाइड्रोजन भी आपकी यहाँ पे लिबरेट होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मेन पता क्या होता है, मेन आपने ये समझना होता है कि रिएक्शन के अंदर एज ए बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या बन रहा है। तो बाकी तो देखो कैलकुलेशन सॉरी इक्वेशंस लिखने बड़े आसान होते हैं, कोई इतने मुश्किल होते नहीं है। बेसिक्स बातों को समझो, बाकी तो आप ऑटोमेटिकली कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा हाँ, डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला था आपको कि देखिए अगर मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद लग जाएगा और सॉल्ट जो है प्रोड्यूस कर देगा। आपने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा ही होगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो जितने आप हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की ताकत रखते हैं, और ये उसी के बेस पर बनाया गया है ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूबल सॉल्ट्स। देखिए हाँ, एक बात और है, जितने भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सब सोल्यूबल सॉल्ट्स के बारे में बात हो रही है। इनसोल्यूबल सॉल्ट्स को मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें उसको फर्दर कभी आएगा सिलेबस के अंदर तो मैं जरूर उसको डिस्कस करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है आपका। ठीक है, तो जो मैंने बता रहा हूँ बस वही आपने करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैं जिंक ले लेता हूँ। ठीक है, जिंक ले लिया, साथ में मैंने ले लिया बेटा H2SO4। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये मेरा डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है, जिंक मेरा यहाँ पे मेटल हो गया। अब यहाँ क्या होगा कि जो जिंक है ना, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो ये हाइड्रोजन टूट के चला जाएगा, बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, और ZnSO4 के साथ मिलकर ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट जो है वो बन जाएगा। तो इसी को डिस्प्लेसमेंट मेथड कहा जाता है। तो ये बन गया बेटा आपका ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट, ये सॉल्ट बन गया। साथ में आपका हाइड्रोजन जो बनेगा वो आपका एज अ गैस आपको मिल जाता है। ठीक है, उस तरह हमारे पास फेरस क्लोराइड भी बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या मतलब है उसका। जैसे कि मेरे पास ये आयरन है, उसको मैंने यहाँ पर HCl के साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊं, ठीक है, HCl के साथ, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसको रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन निकल के बन जाए। हाइड्रोजन जो है H जो है वो अपने ही H के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करके हाइड्रोजन गैस क्रिएट करेगा। मतलब ये बन जाएगा FeCl2। ठीक है, याद रखना है प्लीज कि FeCl2 बनेगा, FeCl3 नहीं बनने वाला है यहाँ पे। ठीक है, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन जो मैंने आपको कहा बन जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बैलेंस करने के चलते यहाँ 2 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, आयरन 1 है, तो देखिए आराम से आपका बैलेंस हो गया। तो इस मेथड से आप आसानी से अपना बेटा ये वाला जो पार्ट है वो कर सकते हैं। क्लियर, गुड। इसके बाद वाला जो हमने पढ़ना है प्रिपरेशन, वो एक्चुअली हमारे सिलेबस के अंदर है और जो जिस पर मतलब हमें क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो है हमारा डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ये एक केमिकल एक्टिविटी है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी मान लो कंपाउंड दिए गए हों, जैसे कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट वाला, या तो फिर मेरे पास कोई भी सल्फाइड्स दिए हों, ठीक है, सल्फाइड दिया हो, ये जो जितने भी मेरे पास कंपाउंड्स हैं इसके अंदर क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं और सिंपलर कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हमें 3 तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स को स्टडी करना है, जिसमें सबसे पहले हमें डिकम्पोजिशन करनी है कार्बोनेट्स की, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की विद एसिड। तो आपने पता क्या समझना है इसमें, आपने इसमें मेन ये देखना है कि क्या क्या बनता है एज ए बाय प्रोडक्ट, और बाकी सेम प्रोसेस है तीनों को करने के लिए, और तीनों इजी भी बहुत ज्यादा है, तो टफ नहीं है, बस समझना है कि है क्या। देखिए सबसे पहले मैं आपको कार्बोनेट्स के बारे में बात करूं। देखिए मेरे पास अगर मान लीजिए कोई भी कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, ये 2 है मेरे पास। मुझे क्या करना है कि इसको ऐड कराना है अपने एसिड के साथ। जैसे मैं उसको एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे मिल जाएगा सॉल्ट, मुझे मिलेगा वाटर, ये तो मिलना ही मिलना है। बस ये बात अब ध्यान रखनी है कि ये कार्बोनेट्स हैं कि सल्फाइड है कि सल्फाइट है, क्या है, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो गैस होगा वो जरूर एवॉल्व होगा। जैसे कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो इसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इवॉल्व होती है। तो बस बेटा यही बात बस मेन है जो आपने याद रखनी है, बाकी तो आप आराम से कर ही सकते हो, कोई इतनी मुश्किल है नहीं है। कई सारे मैं आपको इक्वेशंस दूंगा। जैसे सबसे पहले इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं बेटा मेरे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
CO3, ये मेरे पास हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको कहते हैं। हमने इसको सिर्फ रिएक्ट कराना है बेटा अपने HCl के साथ, जो कि एक एसिड है। जैसे हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, अब आप खुद सोच के देखो क्या होगा। ये जो Na है ये Cl के साथ मिलके बन जाएगा NaCl, जो कि आपका सॉल्ट हो गया, पानी तो बनना ही है, और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपने बस इसको याद रखना है कि सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट में क्या होता है, एक आपका मेटल होता है, एक आपका नॉन मेटल है, इनको मिलाकर सॉल्ट क्रिएट कर दो, बाकी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, दैट्स इट। तो ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। बात रहती है कि सर इसको अब हमने बैलेंस करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन 3 थे तो यहाँ पे 1 2 3 है, हाइड्रोजन 2 है, NaCl, तो ये हो चुका है बेटा आपका। इसी तरह अगर मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है ना, तो ये आ जाएगा HCO3 नीचे 2, तो ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब इसको मुझे रिएक्ट कराना है HNO3 के साथ, ठीक है। अब आप खुद सोचो देखो कि कैल्शियम जो है मेरा यहाँ पे एज ए मेटल की तरह काम करेगा, ये NO3 के साथ मिलके कैल्शियम नाइट्रेट जो है एज ए सॉल्ट वो आपका प्रोड्यूस करेगा। बाकी तो एज इट इज बनेंगे, मतलब ये बनेगा CaNO3 होल ट्वाइस, तो ये बन गया कैल्शियम नाइट्रेट, और साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपका बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है, ठीक है। मेन बात यह है कि सर इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन देखें यहाँ पे 2 हैं, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नाइट्रोजन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गया है। और लेकिन हाइड्रोजन जो है वो मेरे पास 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए ऑलरेडी, 2 यहाँ हो गए, कार्बन भी 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन हो जाएगा 4 और 2 6, 6 हो गया, प्लस आपके 6 12, हाँ, तो ये आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से आपने ये वाला इक्वेशन करना था, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, इजी है, राइट। सी पार्ट एक दो और है, वो भी कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है CuCO3, ये क्या है, दिस इज माई कॉपर कार्बोनेट। अब इस कॉपर कार्बोनेट को मुझे रिएक्ट कराना है HCl के साथ। अब जैसे मैं उसको रिएक्ट करवाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि कॉपर मेटल है, Cl आपका नॉन मेटल होगा, मिला दो, तो ये बन गया CuCl2, ठीक है। सो साथ में आपका क्या बनेगा, साथ में पानी तो है ही है, साथ में आपके पास CO2 है ही है। तो ये तो आपका याद ही रखना है कि ये दो तो साथ बनेंगे ही बनेंगे आपके, ठीक है। हाँ, रह गया इसको थोड़ा बैलेंस करना, बैलेंस में कर देता हूँ। हाइड्रोजन 2 आपके लगेंगे, यहाँ पे लग चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड है 1, वो आपका आ गया। तो देखिए बेटा इस तरह से आपका ये पूरा बैलेंस हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, आराम से आप ये वाला काम कर सकते हो। एक और कर लेते हैं। मेरे पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट, दैट इज MgCO3, ठीक है, एग्जैक्टली वैसा सही है, बट फर्क ये कि इस बार मैंने H2SO4 यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्वियस है Mg जो है वो SO4 के साथ मिलके MgSO4 बनाएगा, MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट एज ए सॉल्ट क्रिएट करेगा, साथ में पानी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हर एक के अंदर आपने ये अच्छे से समझना है कि हमें एज ए बाई प्रोडक्ट क्या बनाना है, बाकी उनको आपस में मिला के आप आराम से ये कर ही सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है, बैलेंस ये ऑलरेडी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आती है बेटा बी पार्ट। अगर मान लीजिए कि मेरे पास सल्फाइड्स हो या हाइड्रोजन सल्फाइड्स हो, तो हम क्या करेंगे। तो जैसे कि वहां पर बना था पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे बनता है पानी और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, बस ये फर्क है दोनों में, बाकी अदरवाइज सारा सेम ही है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास है Na2SO3, तो ये है सोडियम सल्फाइट, सल्फाइट है ये, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड्स या सल्फाइड्स। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनेगा, आपका पानी बनेगा, ठीक है। अब मैंने इसको मिला दिया बेटा HCl के साथ, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, Na को Cl से मिला दो तो ये बन जाएगा आपका NaCl प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, बात खत्म। तो इस तरीके से आपने ये वाला रिएक्शन करना है। हाँ, थोड़ा सा इसको बैलेंस करना पड़ेगा, Na2 है ना यहाँ पे, तो ये 2 करूंगा तो क्लोरीन को भी 2 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, और ये आपका बैलेंस हो जाता है। तो ये मेरा पहला पार्ट है।
दूसरे पार्ट के अंदर फिर से मैं एक और करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कॉपर सल्फाइड ले लिया है, ये मैंने कॉपर सल्फाइड लिया, इसको मैंने HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया। आप भी जानते हो कि CONO3 से मिलके बन जाएगा कॉपर, दैट इज नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट बन गया, प्लस बेटा आपके पास आ जाएगा H2O प्लस SO2, और इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी। बात आएगी बैलेंस करने की, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस सारा कुछ आपका हो गया। थर्ड पार्ट, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड भी ले लेता हूँ मैं। तो NaHSO3 ये मैंने ले लिया, साथ में HCl कर दिया मैंने। बस ऐसे करने से क्या हो जाएगा, ये NaCl से मिलके फिर से बन गया NaCl। बाकी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। पानी भी बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड आपको एज ए गैस मिलेगी, वो इवॉल्व हो जाएगा, बाकी NaCl आपको ऐसे मिल जाता है। बैलेंस करके देखेंगे तो ऑलरेडी ये आपका बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाले रिएक्शंस करने थे। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। आपके पेपर के अंदर अगर आएंगे तो ये वाले पार्ट आएंगे, बी पार्ट के, सॉरी जो अभी मैंने क्या कराया था आपको थर्ड पॉइंट में डिकम्पोजिशन के अंदर जो बता रहा हूँ, ए पार्ट और ये बी पार्ट, और अब मैंने कौन कराना है वो है आपका दैट इज सी पार्ट। इसको कर ले तो बस आपका जो सॉल्ट के अंदर क्या क्या आना है सिलेबस के अंदर वो आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा एक दो चीजें और है वो भी बता देता हूँ ताकि एक बार में मैं खत्म कर दूँ ये वाला पार्ट। फिर वो कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ द सल्फाइड्स बाय एसिड। देखो अब जब सल्फाइड्स आता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्रिएट होता है, ये बात है। देखो सल्फाइड्स है तो SO2, सल्फाइड है तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एज अ गैस आपको, मतलब एज ए गैस आपको इवॉल्व हो जाती है। तो करना क्या है, सिंपल सी रिएक्शंस आपको बतानी है मेरे को। तो देखिए बेटा, सबसे पहला जो है आपके पास है दैट इज पोटेशियम सल्फाइड, ठीक है, K2S प्लस। इसको हमने बेटा H2SO4 के साथ हमने रिएक्ट कराया। ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, K को SO4 से मिला दो तो बन जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। साथ में बनेगा बेटा पानी, और साथ में बनेगा आपके पास दैट इज, नहीं इसमें पानी नहीं बनेगा, ये थोड़ा अलग है इससे, इसमें पानी नहीं बनता, इसमें सीधा हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है आपका। ठीक है, वो जो हाइड्रोजन यहाँ से टूटता है ना, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो के है ये तो सल्फर के साथ जाके इसके साथ मिल गया। पानी बनने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हाइड्रोजन जो है टू ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनाते। प्रॉब्लम ये है कि ये जो के है SO4 से पूरा जुड़ गया, तो अब ये जो H2 है ये मेरा सल्फर से मिलकर बन जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इस वजह से हमें सिर्फ H2S मिलता है, इसमें पानी नहीं मिलता, तो ये बात याद रखना प्लीज। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट पे अगर मैं आ जाता हूं, तो सेकंड पॉइंट में मैं क्या कहता हूं, जैसे कि मेरे पास जिंक सल्फाइड है, इसको भी मैं H2SO4 के साथ जोड़ देता हूं। अब आप प्लीज समझें कि ये जो Zn है ये तो मेरा SO4 के साथ मिलके बन जाएगा ZnSO4, ठीक है, ये तो यहाँ पे बन गया। प्लस ये जो H2 है ये S से मिलके बन जाएगा H2S, तो इसलिए पानी नहीं बनता, इसमें H2S बन जाता है आपका। ठीक है, सो बस इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट जो था वो आपने कंप्लीट करना था। आई होप ये वाला पार्ट तो आपको बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इजी बहुत ज्यादा है ऑफ कोर्स, बट फिर भी बेटा आपको अच्छे से एक एक स्टेप को करना है, समझना है, और फाइनल पता क्या होता है, देखो है होती सब सिंपल चीजें हैं, बट ये समझना होता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। और आपको ये समझ में आ जाए फिर आई डोंट थिंक कि कोई इतनी बड़ी और मुश्किल वाली बात है। चलिए, सो देखिए अब हमने ऑलरेडी जितना पढ़ना था अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो हमने कर लिया है, बट मैंने कहा चलो जब ये करवा ही रहे हैं तो ये भी थोड़ा बहुत करके खत्म करें, थोड़ा सा ही है, एक दो पार्ट ये खत्म कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजिंग करेंगे अपने एसिड को पहले विद द सोल्यूबल बेस और उसके बाद इनसोल्यूबल बेस के साथ। देखिए अगर आप सोल्यूबल बेस के साथ एसिड को रिएक्ट करवाते हो तो आपका जो सॉल्ट बनता है ना तो उसमें एसिडिक करेक्टर होता है ना तो उसमें कोई बेसिक करेक्टर होता है, तो इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा गया है। वैसे इसको हम एक और चीज से जानते हैं, इसको बोलते हैं टाइट्रेशन। ठीक है, तो करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले मेरे पास देखो क्या चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए एक एसिड, इसके साथ चाहिए दैट इज सोल्यूबल बेस चाहिए। इस सोल्यूबल बेस को जब मैं मिलाऊंगा तो मुझे मिलता है बेटा मेरे पास न्यूट्रल सॉल्ट प्लस पानी। ठीक है, ये है मेरा पूरा प्रोसेस। एग्जांपल्स के तौर पर समझाता हूँ क्या क्या है। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास है दैट इज HNO3 दैट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, उसको मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सोल्यूबल बेस होता है। आप भी अच्छी तरह जानते हो बेटा कि क्या होगा, ये जो Na है ये NO3 से मिल जाएगा और ये HOH से मिलके मेरा पानी बन जाएगा। मतलब ये कि NaNO3 प्लस H2O, और इस तरीके से आप अपना ये वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, बी पार्ट, मान लीजिए मेरे पास HCl है, उसको मैं
OH से अगर मिला दो तो आपको पता ही है बेटा कि ये इससे मिलेगा तो बन गया NaCl प्लस मेरा H2O। तो इस तरीके से आप अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हो। सी पार्ट एक और एग्जांपल देता हूँ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा एक सोल्यूबल बेस है, तो HCl है प्लस मेरा मेरे पास हो गया NH4OH। अब हमने क्या किया, NHOH, हाँ ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको मिला दिया HCl के साथ और H मिल गया OH के साथ, तो लीजिए हमारे पास बन गया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। तो बस ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो जिसमें एसिड को मैं सोल्यूबल बेस के साथ मिला रहा हूँ, इसको टाइट्रेशन कहते हैं, और आप देख रहे हो एज रिजल्ट क्या बनता है, सॉल्ट और पानी। बस ये आपने याद रखना है और आराम से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हमने करना है एसिड की फिर से न्यूट्रलाइजेशन, बट इनसोल्यूबल बेस के साथ। इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है ये, इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। बट तीन चार एग्जांपल आपको दे देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। सो मतलब ये है कि इसमें भी हम क्या करेंगे, मेरे पास एसिड होगा, एसिड को मैं रिएक्ट करूंगा इनसोल्यूबल बेस के साथ, जैसे मैं उसको मिलाऊंगा तो मुझे मिलेगा फिर से सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसमें भी वही चीज ही है, बट आपको बस ये याद रखना है कि इनसोल्यूबल बेसिस कौन कौन से हैं जिनसे आपने रिएक्शन शो करनी है, ठीक है, याद रखें। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को याद कर लो तो देखो वो दो होते हैं आपके पास क्या सोल्यूबल। बाकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, या आपके पास हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, इन सब ये जितने भी है ये आपके इनसोल्यूबल में माने जाते हैं। बाकी अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ी सी और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए सबसे पहला मैं आपको करके दिखाता हूँ। एसिड में मैंने HCl ले लिया प्लस बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया, ये आपका हो गया इनसोल्यूबल बेस। Mg जो है ऑब्वियस से बेटा Cl से मिलेगा, तो ये बन जाएगा आपका दैट इज MgCl2 प्लस H2O। बस यहाँ पे मुझे 2 एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आई थिंक ये आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। ठीक है जी, बी पार्ट के अंदर फिर से हम करते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड लिया, साथ में लेड ऑक्साइड ले लेता हूं मैं। ठीक है, जैसे ही लेड ऑक्साइड को लिया तो आपको पता है कि पी, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, चलिए ये बन गया बेटा PB NO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो बस आपको ना एक पता क्या होता है, जब भी मैं ये कोई कंपाउंड बनाता हूँ ना, मैं इनकी पावर्स जो वैलेंसीज है वो याद रखता हूँ। अगर वो याद रखता हूँ तो मैं आराम से वो चीज़ बना सकता हूँ जो मुझे बनानी होती है। ठीक है, तो इतना कुछ ज़्यादा याद करने वाली बातें नहीं होती, समझने वाली बातें होती है, आराम से हो जाता है। बाकी बेटा आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा PB 2 NO3 2 और हाँ जी, तो ये बैलेंस आपका हो जाता है। ठीक है, सी पार्ट के अंदर मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, उस सल्फ्यूरिक एसिड को मैं मिला दूंगा अपने कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, बस कॉपर को मिला दो सल्फेट से तो ये बन गया कॉपर सल्फेट आपका, प्लस पानी तो बनना ही बनना है। हाँ, अब थोड़ा सा हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 2 4, तो यहाँ कर देता हूँ। ऑक्सीजन मेरे पास हो जाएंगे 4 और 2 6, 4 और 2 6, सल्फर 1, तो ये बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से आपने इसको करना था। ठीक है जी, डी पार्ट की बात कर लेते हैं, एक और काम कर लेते हैं ना, हमारे पास हम लेते हैं, अब हमने लेड ऑक्साइड लिया ना, लेड हाइड्रोक्साइड एक ले लेते हैं। तो मान लीजिए HNO3 है प्लस लेड हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस, ये हमने ले लिया। बस तो ये आ जाएगा PB NO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो ये आपने करना था इसमें। ठीक है, चलिए बैलेंस की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि 4 बने, तो इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 हाइड्रोजन मेरा यहीं पे सेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी NO3 2 हो गए, OH ऑक्सीजन 2 6 बैलेंस है। तो ये देखो कितने आसानी से हो गया। तो बात सिर्फ इतनी है, चाहे आप सोल्यूबल हैं चाहे आप इनसोल्यूबल हैं, दोनों केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमने लास्ट में बनाना होता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है जी, भाई याद रखना कि किस कौन से हैं, कौन कौन से के साथ आप कर रहे हो, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। बाकी सब तो देखो ये इजी ही है आपका। ठीक है, चलिए लास्ट हमारे एक रह जाता है, बाय द एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल्स देयर ऑक्साइड्स या देयर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कुछ एल्कलीज हैं जैसे कि मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम इनको किसी जैसे एल्यूमिनियम के साथ मिलाएं तो ये बनता है
एल्युमिनियम जिंकेट बन जाता है, सोडियम से मिलाए तो सोडियम जिंकेट बन जाता है आपके पास, ठीक है। तो जब हम इन सबको आपस में बेटा नहीं जिंक के साथ करते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, Zn के साथ करें तो जिंकेट बनता है, हाँ ऑक्साइड उनके लेते हैं। तो वो क्या है, वो हमारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्ट बनाने का भी एक तरीका है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके में क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सीधा बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है, ये मेटल हो गया। अब इस मेटल को मैंने क्या करना है, NaOH से हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराते हैं, NaO थोड़ा सा इसको हम पानी भी इसमें डालते हैं ताकि थोड़ा सा डाइल्यूट फॉर्म में हो जाए। तो जब हम इसके अंदर एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं तो इससे बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, AlO2, ठीक है। और साथ में ऑफ कोर्स इसमें हमारा जो हाइड्रोजन है बेटा वो आपका लिबरेट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिएक्शन। बैलेंस करना है, एल्युमिनियम एक ही है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो, यहाँ पे दो, सोडियम एक एक, बट हाइड्रोजन यहाँ पे तीन है, ठीक है। तो मुझे पहले काम करना पड़ेगा, तो इसका भी है ना, तो पहले तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चार हो गया, चार होगा, ओके। चार अगर ये हो गया तो ये तो दो ही है, दो। ऐसे है ना कि ऑक्सीजन मेरे ओड में आ रहा है, इसको इवन करने के लिए टू इसको भी करना पड़ेगा मेरे को। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे चार होगा, अब हो जाएगा बैलेंस। ये इधर आएगा, ये थ्री आ जाएगा, ये सिक्स हो गया आपका, ठीक है। तो एल्यूमिनियम दो है तो यहाँ दो, मतलब सभी को दो दो से कर दे, लास्ट को तीन कर दे तो हो जाता है आपका। बी पार्ट के अंदर हमारे पास है दैट इज Al2O3, ठीक है। अगर मेरे पास ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये वाले के अंदर, ऑक्साइड मैंने लिया ना यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो बस आप अपने NaOH को सीधा मिलाओ, फिर से वही चीज क्रिएट होगी जो कि है NaAlO2। साथ में अब इस केस में क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और हाँ, तो ये क्या करेगा, आपका पानी जो है वो यहाँ पे जनरेट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा हमें इसको बैलेंस करना है। तो Na2Al, Al2 है ना यहाँ पे, तो टू तो यहीं पे कर देता हूँ, सोडियम भी टू करना ही पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका यहाँ पे देखो बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन टू, पाँच, तीन दो पाँच हो गया, डन। सी पार्ट पे आते हैं। अगर मान लीजिए मैं देखो एल्यूमिनियम पहले सिंपल लिया, फिर उसका ऑक्साइड लिया, फिर उसका हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है OH होल थ्राइस, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। अब मुझे फिर से इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराना है। जैसे करूंगा तो मेरे पास फिर सेम चीज बनेगी, सेम चीज ही NaAlO2 सेम चीज बनेगी, बस साथ में H2O बन जाएगा। याद रखिए अगर अकेला मेटल है तो हाइड्रोजन बनता है, अगर उसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं तो पानी साथ बनेगा, बस ये फर्क होता है। इन बातों को याद रखो तो आप आराम से ये पार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी ये ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो ये आपका बैलेंस हुआ पड़ा है, ठीक है। नहीं हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन तो दो है ना, यहाँ पे तीन और चार है, यहाँ पे टू करना पड़ेगा मेरे को। तो चार और ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, सोडियम एक, अब ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज आप कर सकते हो जिंक के साथ भी, सेम चीज आपका जिंक के साथ भी होगा, ठीक है। बस फर्क ये है कि उसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैंने Zn ले लिया, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी 3 होती है ना, इसकी वैलेंसी 2 है आपकी यहाँ पे। तो Zn प्लस NaOH, इसमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं होती, सीधा आपके बन जाता है Na2ZnO2 सोडियम सिंकेट, और साथ में बेटा इसमें हाइड्रोजन जो है वो आपकी लिबरेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे टू आ जाएगा और ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ई की बात करते हैं। अगर मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करवा दूं तो मेरे पास पोटेशियम जिंकेट बन जाएगा, दैट इज K2ZnO2, ये मेरा पोटेशियम जिंकेट है, प्लस मेरा पानी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ टू कर दूंगा तो K2ZnO2 तीन, हाँ, हाइड्रोजन दो, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस हो जाता है आपके पास, ठीक है यहाँ पे। और लास्ट बेटा मेरे पास जिंक ऑक्साइड भी ले लेता हूँ, ZnOH होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पे मैंने ले लिया KOH, फिर से रिएक्ट करवाऊंगा तो वही सेम चलेगा, बनेगा बनेगा बेटा K2ZnO2 प्लस पानी,
फर्क सिर्फ बैलेंसिंग का होता है और कोई फर्क नहीं है। और आराम से आप ये वाला पार्ट जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास पोटेशियम यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 हो गया। और हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली 4 हो चुके हैं, तो ये बैलेंस हो गया। बस इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट करा था। तो ये जो मैंने आपको 6 डिफरेंट मेथड बताए हैं सॉल्ट तैयार करने के, ये वो 6 मेथड को आपने याद रखना है। तो इसमें जो डिकम्पोजिशन वाला मैंने आपको कराया है वो बेसिकली आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसमें आपने ये समझना है कि कार्बोनेट्स हो, सल्फाइड्स हो, सल्फाइड्स हो, सल्फाइड हो, ठीक है, और सल्फ क्या था, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो से कैसे हम सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उनके कंपाउंड से कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो मेन चीज है। इसके अलावा एक छोटा सा नोट है यार, ये भी ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। नोट क्या बोलता है, कहते हैं कि सोल्यूबल जो सॉल्ट्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं सॉल्यूशन के अंदर ही, जैसे कि, और पता क्या होता है, देखो क्या होता है, जब हम किसी को रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट कराने का जो सॉल्ट मिलता है उस सॉल्ट को हम ना इवेपोरेट करते हैं, चाइना डिश लेते हैं। अब इस चाइना डिश के अंदर हम क्या करते हैं ना, आपका वो सोल्यूशन डला होता है, हम उसको क्या करते हैं, हीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम उसको हीट करते हैं, ये जो पानी है ना इसमें से वेपरेट हो जाता है, और जैसे वेपरेट होता है तो इसके अंदर ना सॉल्ट के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा गया है, ठीक है, तो ये क्या है, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इस चीज को। लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूबल सॉल्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जिंकेट मैंने अभी दिखाया आपको, एल्यूमिनेट्स जो होते हैं, ये मिलते तो हमें सॉल्यूशन के अंदर ही हैं, लेकिन अगर आप उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से उसको क्रिस्टल भी बनाएंगे ना, तो वो बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज बातें आपने इसमें याद रखनी है। तो आई होप आपको ये जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये जाना कि सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन से डिफरेंट से मेथड्स हैं, और याद रखें डिकम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।